थोड़ा सा ओवरव्यू देकर इसके क्वेश्चंस हमने तकरीबन 4 डिस्कस कर लिए थे, कुछ आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लफ्ज सस्टेनेबिलिटी का मतलब अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में अपने माहौल को साफ सुथरा रखना, उसमें क्या आ जाएगा? पोल्यूशन से अवॉइड करना, उसमें आ जाएगा पानी जाया मत करना, उसमें आ जाएगा टेम्परेचर को कंट्रोल करना, मतलब दरख्त वगैरह लगाना। अब दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर सोसाइटी में किस चीज का ख्याल रखना है? सब लोगों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, सब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज एक जैसी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी मेरिट बेस पे होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में सोशल फेयरनेस। तीसरी बात इसमें आ जाती है, 4 बातें टोटल आ जाती है लेकिन वो 3-3 करके करता है। एक बात करता है इकोनॉमी की और एक बात करता है गवर्नेंस की। गवर्नेंस जो होता है ना, वो होता है बिजनेस का जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, तो उसे गवर्नेंस कहते हैं वो अच्छा होना चाहिए, गवर्नेंस का तरीका अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो चीजें इस तरह से इस्तेमाल करे कि माहौल सस्टेनेबल रहे। अब हम सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए जी, बिजनेस के अंदर सबसे पहला कि अगर आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके बैक एंड पे कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिससे माहौल खराब हो रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है? आपकी फैक्ट्री से क्या आलूदगी पैदा हो सकती है? हो सकती है। क्या आपकी फैक्ट्री से पानी का रिसोर्स कम हो सकता है या पानी खराब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आपके की वजह से लोगों का जो इर्द गिर्द का माहौल है या उनकी एजुकेशन सिस्टम में फर्क पड़ सकता है? तो पड़ सकता है। तो एज अ बिजनेसमैन और एज एन ऑडिटर हमने ये देखना है कि बिजनेस की एक्टिविटी और ऑपरेशन से माहौल, गवर्नेंस और सोसाइटी पे जो असर हो रहे हैं वो बातें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखनी होती है। अब पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट वाला किस बात का होता था? सेल्स कितनी है, लोन कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, इन चीजों को ऑडिट होता था। अब ऑडिट बढ़ गया है, अब सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग भी होनी है, सस्टेनेबिलिटी का भी ऑडिट होना है कि क्या इसकी वजह से माहौल पर इंपैक्ट तो नहीं आ रहा, और माहौल की वजह से बिजनेस को और बिजनेस की वजह से माहौल को, दोनों इंपैक्ट देखने पड़ते हैं। क्योंकि सर इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया? और इतना ज्यादा जरूरी है कि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर आ गया, FR2 के अंदर है, BIA के अंदर है, ऑडिट के अंदर है, 3 सब्जेक्ट के अंदर तो आ गया ना, और CA फाइनल के अंदर पूरा एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब है जितनी दफा आप अकाउंटिंग पढ़ोगे सस्टेनेबिलिटी भी साथ पढ़ोगे। अब पहली बात तो ये क्या है कि सस्टेनेबिलिटी पढ़ने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जैसे जैसे लोग डेवलप हो रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, और उन नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये स्टैंडर्ड आ गए कि भाई ऐसा नहीं अब चलेगा कि अगर आप दरख्त काटी जा रहे हैं अपने बिजनेस की खातिर तो आने वाले दिनों के लिए टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होना तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आप फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, आलूदगी से लोगों को सांस लेने में मसले आना शुरू हो गए, तो आप ऐसा काम करें, इस तरह से काम करें कि आपकी बिजनेस की जरूरत पूरी हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन सुन लें, मीट द करंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये है सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन। यहां पर आपको लिखी मिलेगी, मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। फिर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसके ऊपर कि अच्छा ये जो फ्यूचर करंट नीड क्या है, प्रेजेंट नीड क्या है, किस बात की? सिर्फ इतना बताया गया है कि आपने अपनी जरूरत पूरी करो फ्यूचर की जरूरत को कंप्रोमाइज किए बगैर, लेकिन वो किसी ने प्रॉपर डिफाइन ना इस नीड को ना फ्यूचर नीड को
आप मुझे बताएं, जो जरूरत आपके दादा या परदादा की थी, क्या आज आपकी भी वही जरूरत है? क्या उसको भी आईफोन चाहिए था, आईपैड चाहिए था? बिल्कुल नहीं चाहिए था। आज हमारी जरूरत कोई और है, पिछली जरूरत कोई और है। तो अगर वो लोग, तो मेन जो टेक्नोलॉजी है ना, उसकी जरूरत के ख्याल की बात नहीं हो रही। जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो नेचुरल हैं, उनको सस्टेन रखने के ऊपर जोर दिया गया। फिर उसने कहा कि अच्छा जनाब, टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं है, और कौन नीड्स को डिफाइन कर रहा है। हर जगह पे, हर एरिया पे नीड डिफरेंट होती है, तो कैसे डिफाइन करोगे नीड? तो ये इस डेफिनेशन है ये, और ये उसके ऊपर क्रिटिसाइज है। फिर उसके बाद बात की गई है कि भाई जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, वीक सस्टेन। मतलब चीजों को स्कैम रखने के लिए दो तरीके हैं। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल कैपिटल से सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिस करना। और वीक सस्टेनेबिलिटी, और यानी ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल से, टेक्नोलॉजी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिस करना। एक साधा सा एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक शुगर का पेशेंट, हम उसका इलाज करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा करो यार, एक थोड़ा डाइट बेहतर करो, वॉक किया करो, और दूसरा कहते हैं कि खुल के खाओ, ये एक टैबलेट है, ये खाने के बाद ले लिया करो। अब दोनों से इलाज हो रहा है। एक ऑर्गेनिक तरीका है, नेचुरल तरीका है, और एक है टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी वाला होगा? जो ऑर्गेनिक है, जो वॉक करने वाला तरीका है, और जो ह्यूमन रिसोर्स से हम कर लेते हैं, जो लोगों ने डेवलप किया हुआ चीजें उनसे करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वीक सस्टेनेबिलिटी। क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक? जब भी अगर आप अपना, यानी सपोज दैट आपने ना टेम्परेचर कंट्रोल करना है, आपको गर्मी लगती है, एसी लगा लें, और दूसरा है दरख्त लगाएं। अब एसी वाला तरीका क्या है? वीक सस्टेनेबिलिटी। आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, आपके कमरे का, आपकी बिल्डिंग का, आपकी फैक्ट्री का, लेकिन ये क्या परमानेंट हल है? परमानेंट हल क्या है? अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो दरख्त लगाएं। बिल्कुल ऐसे आपने आलूदगी कंट्रोल करनी है, कुछ केमिकल्स मिलते हैं, वो आप स्प्रे करें, आलूदगी कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरा दरख्त लगाना। जैसे अभी स्मोक हमारे मुल्क में आई, तो स्मोक के दौरान वो क्या कर रहे थे कि वो एक आर्टिफिशियल बारिश कर रहे थे ताकि वो स्मोक कंट्रोल हो जाए। वो भी एक तरीका है, और एक तरीका नेचुरल है। तो जो नेचुरल तरीका है वो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी है, और जो ह्यूमन डेवलप्ड है वो क्या कहलाएगा? वीक सस्टेनेबिलिटी। यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल भी बताई हुई है कि अगर आपने पानी का वेस्टेज रोकना है, दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि ओल्ड ग्रोथ मैन ग्रूव, इसका मतलब है दरख्त लगा दे। इसका क्या मतलब है? दरख्त लगा दे। साइडों पे दरख्त लगाने का यह टर्म बोला जाता है। और दूसरा क्या है कि आप ऐसा करें कि कंक्रीट सी वॉल लगा दे। क्या मतलब है? आपने एक नहर का पानी रोकना है कि ज्यादा वेस्ट ना हो, तो बाहर वाली साइड पर कंक्रीट की वो साइडें बना दे, पानी की वेस्टेज कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि साइडों पर दरख्त लगा दे। वो जो दरख्त है वो भी जमीन के कटाव को कम करते हैं। जो जमीन साथ साथ पानी की वजह से कम होती जाती है, उसके कटाव को खत्म करते हैं या कम करते हैं। फिर ये सवाल पेपर में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी आपकी अटेम्प्ट के। कहता है कि सस्टेनेबिलिटी की वजह से क्या फायदा होगा सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन का। और सोसाइटी मतलब हम लोग, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिस करेंगे, हम काम सही करेंगे, उससे क्या होगा? हमारा क्या लिखा हुआ है? इट कीप्स अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट। बैलेंस इन द एनवायरमेंट क्या मतलब है? गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दियों में ज्यादा सर्दी नहीं होगी, बैलेंस रहेगा हमारा। वो जो हीट सिस्टम है या जो एनवायरमेंट है, ज्यादा आलूदगी नहीं होगी। प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, क्योंकि ये बात करता है एनवायरमेंट की, सोसाइटी की, गवर्नेंस की, और
इकोनॉमी की, लेकिन बातें तीन तीन करके करता है। किसी जगह आपको मिलेगा ESG, किसी जगह ये जी नहीं मिलेगा, उसकी जगह इकोनॉमी मिलेगा। ई और एस हर जगह मिलेगा, एनवायरमेंट और सोसाइटी। कहता अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, एक तो हमारा एनवायरमेंट बैलेंस हो जाएगा, दूसरा सोशल जस्टिस और इक्विटी प्रमोट होगी, दूसरा प्रोवाइड्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? हमारा मेयार जिंदगी बेहतर होगा, लोगों को जॉब्स अच्छी मिलेगी, लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सोसाइटी उसके अंदर वो कम होगा, महंगाई कम होगी। ये सारी केस में चली जाती हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये सोसाइटी का क्या फायदा है? बैलेंस इन द एनवायरमेंट, प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, और प्रोवाइड फॉर इकोनॉमिक। अगर पेपर में 2 नंबर का सवाल आ जाए कि सोसाइटी के लिए बताएं सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करने के क्या फायदे हैं, तो ये हम 3 बातें लिखते हैं। फिर वो हमसे पूछेगा अच्छा एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करती है उसको क्या फायदे? उसको सबसे बड़ा फायदा है कि एक कंपनी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करती है, दूसरी नहीं करती, तो एडवांटेज किसको होगा? जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है। अगर एक बंदा, हमें पता चलता है कि यार वो तो दरख्त काट काट के फर्नीचर बनाई जा रहा है, दूसरे के बारे में हमें पता चलता है वो ये प्रमोशन भी कर रहा है कि हम ना दरख्त काटते तो जरूर हैं लेकिन रीफॉरेस्टिंग भी करते हैं, मतलब दोबारा नया दरख्त लगाते हैं। अगर 50 दरख्त काटेंगे तो 150 दरख्त हम लगाते भी हैं, ये प्रमोशन भी करते हैं। तो लोग किसके बारे में ज्यादा पॉजिटिव सोचे? जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है। कहता है जो बंदा सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी पब्लिकेशंस के अंदर, पॉलिसीज के अंदर वो ये बताएगा, गवर्नमेंट को कहेगा कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूं, एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहा हूं। तो ये चीज उसके लिए बन जाएगी एडवांटेज। किसके अगेंस्ट? अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट। उसे बोलते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर सपोज 2 बंदे हैं, एक बंदा है 1 घंटे के अंदर रट्टा लगा लेता है, चैप्टर तैयार 1 घंटे के अंदर, दूसरा बंदा लिख लिख कर याद करता है फिर भी नहीं याद होता, तो किसको एडवांटेज हासिल है? जो रट्टा लगा ले। तो कंपेटिटिव एडवांटेज होता है कि कंपेटिटर की निस्बत आपको, आपके पास ऐसा क्या है जो कंपेटिटर के पास नहीं। देखें जरा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक पॉजिटिव एक्शन एंड पब्लिसाइज देयर इनिशिएटिव कैन अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज। कहता है कि अगर वो सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिस पब्लिसाइज करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेते हैं, तो वो क्या अचीव कर लेंगे? कंपेटिटिव एडवांटेज। मतलब कंपेटिटर की निस्बत उसको ये एडवांटेज हासिल होगा कि वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी गुडविल बढ़ेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब भी सवाल आएगा ना, इस फर्स्ट फेज में से पहला सवाल ये आएगा, इंपॉर्टेंस फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। मतलब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? 5 फायदे हमारे हैं। सबसे पहले जब हम ऑडिट करते हैं, अब तो शायद आप में से कुछ एक आधा बंदा ऑडिट पढ़ने भी लग गया होगा। ऑडिट के अंदर क्या होता है? सबसे पहला रिस्क असेसमेंट। ऑडिट में क्या चीज होती है? रिस्क असेस करना। कौन सा रिस्क? गलती तो नहीं है कहीं, रिस्क असेस करना। वो कहता है कि अगर एक प्रोफेशनल बंदा सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है, पढ़ लेता है, उसका पेपर पास कर लेता है, तो उसको फायदा होगा कि वो एनवायरमेंटल रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लेगा और उसको असेस भी कर लेगा कि बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। तो पहला फायदा अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द एनवायरमेंटल रिस्क। जो बिजनेस को एनवायरमेंट की वजह से जो रिस्क आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। आगे तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सच एज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं? मौसम में जो तब्दीली आती है, जो मौसम की वजह से जो ओवरऑल हमारा माहौल तब्दील होता है ना, उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जलजले आ जाना, बारिशों का ज्यादा आ जाना। क्या बारिशों के ज्यादा आने की वजह से कोई बिजनेस अफेक्ट होंगे? बिल्कुल होते होंगे। जैसे आजकल मेरे भाई साहब हैं, उनका बिजनेस है ये बेवरेजेस का।
हम चाह रहे हैं कि चलो थोड़ी देर और बारिशें चलती रहे, गर्मी कम रहे। वो कहता है यार गर्मी नहीं आ रही, क्योंकि उसका बोतलों का बिजनेस है, वो अफेक्ट हो रहा है। अब वो क्या चाहता है कि गर्मी आए, और ऐसी गर्मी आए कि लोग टूट पड़े बोतलों के ऊपर। तो हर क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हर बिजनेस अफेक्ट होता है। तो जो प्रोफेशनल होगा, प्रोफेशनल आपने किसको समझना है? अपने आप को, ऑडिटर को। तो आपकी क्या हेल्प होगी अगर कल को आप सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करके जाओगे? तो आप अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई द, आगे देखें, enables finance professional to better assess risk and return of investment, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी तो वो बता सकता है कि अच्छा इस माहौल की तब्दीली की वजह से अगर बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसका रिटर्न कितना मिलेगा। और अगर उसने सस्टेनेबिलिटी पढ़ा ही नहीं है तो फिर उसको इस बारे में पता ही नहीं होगा। तो पहला इसकी प्रैक्टिस करने से आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल रिस्क, नंबर 1 ये फायदा। नंबर 2 इसी में आ जाता है अंडरस्टैंडिंग विद द ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर। इसका मतलब क्या है? हमारे सिलेबस में शामिल हो गया है, ऑडिट के अंदर शामिल हो गया है, फर्म के अंदर ये डिपार्टमेंट बन गया है कि हर फर्म 2027 के बाद एनवायरमेंटल रिस्क के ऊपर लाजमी बताएगी कि इस कंपनी के ऊपर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस का फर्क पड़ेगा या नहीं, और इस कंपनी के ऑपरेशन माहौल के ऊपर इफेक्ट होंगे या नहीं। क्या बताया जाएगा हर रिपोर्ट के अंदर? एनवायरमेंट की वजह से बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये अब बताया जाएगा। अब वो कहता है कि विद द ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, finance professional not only ensure the accurate reporting of climate risk and sustainability related cost but also play a key role in sustainability reporting। का मतलब क्या है? तो ये जो आप SOCI और SOFP बनाते हो ये रिपोर्टिंग ही तो है। अब आपने इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर भी बनाने हैं। वो कैसे बनाओगे कि भाई इस बिजनेस में, मिसाल के तौर पर आप कर रहे हो पेप्सी का ऑडिट, और पेप्सी के बारे में हमें पता है कि ये इसराइल की कंपनी है, और आए दिन एक सोशल एक्शंस आते हैं, रिएक्शंस आते हैं कि लोग इसका बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं, लोग इनकी कंपनियों को आग लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप ये बताओगे नहीं कि हो सकता है कि अगर इसराइल ने ज्यादा एक्शन लिया तो लोग हो सकता है इसके अगेंस्ट बाइकआउट कैंपेन चलाएं और इसकी सेल्स आने वाले दिनों में कम हो जाए, और हो सकता है ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बैन या बंद हो जाए। ये भी एक रिस्क है। तो कहता है कि आपको जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसमें भी आपको की रोल प्ले करना पड़ेगा, उसमें भी बताना पड़ेगा कि ये किस वजह से ये इफेक्ट आ सकते हैं। ये नंबर 2 है, ये एक ही चीज है। उसके बाद है कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो कैपिटल मिलता है, कैपिटल का मतलब क्या है भला? पहले एक तो गलती आपकी ठीक कर दो ना मैं, कैपिटल किससे कहते हैं? अब वो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर वाला कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल है बिजनेस के जो पैसा मिलता है, ओनर की तरफ से मिलता है तो उसे बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, और ओनर के अलावा मिलता है तो उसे बोलते हैं डेट कैपिटल। इसका मतलब है अब लोन भी कैपिटल ही होता है, नॉन करंट लायबिलिटी भी कैपिटल होता है। तो अब कैपिटल क्या है? पैसा मिलना। अब एक कंपनी कहती है, गवर्नमेंट से कहती है, यहां से आपको जल्दी समझ लग जाती है, गवर्नमेंट से कहती है कि मैं ना सोलर लगवाना है ताकि मुल्क के ऊपर बिजली का बोझ कम। कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको लोन देते हैं कम रेट के ऊपर या इंटरेस्ट फ्री, तो बता कंपनी को फायदा होगा या नहीं? उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगी, जो इंटरेस्ट पड़ेगा, वो कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा? कम पड़ेगा। वो कहता है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो फाइनेंसिंग या कैपिटल एलोकेशन या कैपिटल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी वो ग्रीन फाइनेंसिंग बेस पे मिल जाएगी, हमें ग्रीन बॉन्ड्स मिल जाएंगे। अपने सर ये ग्रीन फाइनेंसिंग या ग्रीन बॉन्ड्स क्या है?
अगर हम सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे, हमें लोअर रेट के ऊपर या इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा, उसे ग्रीन फाइनेंसिंग कहते हैं। हम कहेंगे हम सोलर लगवा रहे हैं ताकि बिजली की खपत कम हो। हम कहते हैं कि जी हम एक ऐसा प्लांट लगवा रहे हैं जिससे पानी साफ हो जाता है, तो वो हमें सब्सिडी देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी, हमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे। कहते हैं कैपिटल एलोकेशन टुवर्ड्स लो कार्बन प्रोजेक्ट। लो कार्बन प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? जो आलूदगी कम करने वाले प्रोजेक्ट हैं, जो धुएं कम छोड़ने वाले प्लांट्स हैं। ग्रीन बॉन्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन लोअरिंग द एंटिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहते हैं वो प्रोजेक्ट जो कार्बन की जो खपत है वो कम करते हैं, जो पानी की वेस्टेज को कम करते हैं, जो आलूदगी को कम करते हैं, उसके बदले ग्रीन फाइनेंसिंग होती है, ग्रीन बॉन्ड्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पर आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो, मुझे कर्जा चाहिए, मैंने जनरेटर लेना है, वो कभी भी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देगी, क्योंकि ठीक है ले लो, इतना इंटरेस्ट है। और एक बंदा कहता है मैंने सोलर लगवाना है ताकि वापदा के ऊपर प्रेशर कम है, वो आज भी दे रही है लोन। गवर्नमेंट घर बनाने के लिए लोन दे रही है और सोलर के लिए भी लोन दे रही है। तो अगर आप सोलर लगवाएं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको लोन देगी और इंटरेस्ट फ्री लोन है। उसके बाद आ जाए, ये लास्ट दो प्योर आपके हैं जी, प्योर। अगर एज अ प्रोफेशनल के तौर पर अकाउंटिंग के डिस्क्लोजर पूछेगा ना, चाहे FR2 में भी पढ़ोगे, आपने ये वाले डिस्क्लोजर याद कर लेने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये है अकाउंटिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए 3। पहला क्या होगा? इंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग और प्ले अ की रोल इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। यह क्या है? दे कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फ्रेमवर्क। कहता है वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो शामिल हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड के फ्रेमवर्क को बनाने में, दूसरे लफ्जों में स्टैंडर्ड बनाने में। IS1, IS2, IS16 ये किसी ने बनाए हैं ना, और अब 2 बन तो चुके हैं, एक S1 और एक S2। ये 2 स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी आ गए। S1 क्या है? जर्नल डिस्क्लोजर, जर्नल बातें बतानी है, और S2 है क्लाइमेट डिस्क्लोजर, क्लाइमेट चेंज डिस्क्लोजर। तो S1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये FR2 के अंदर पढ़ेंगे प्रॉपर, यहां पर नहीं पढ़ना, यहां पर भी है थोड़ा सा, ये याद कर ले, उधर इंप्लीमेंट हो जाएगा, उधर वाला इधर इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन पेपर में यहां तो सवाल आया था, FR2 में बस MCQs आए थे 2, इसके अलावा सवाल नहीं आया था। वो कहते हैं दे कंट्रीब्यूट टू SASB फ्रेमवर्क। यहां पर इतना पढ़ लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। दे कंट्रीब्यूट टू SASB फ्रेमवर्क। अब SASB किसे कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंप्लीमेंट ESG फ्रेमवर्क। कंट्रीब्यूट और इंप्लीमेंट, बनाएगा फिर इंप्लीमेंट करवाएगा। तो दे कंट्रीब्यूट टू SASB फ्रेमवर्क एंड इंप्लीमेंट ESG फ्रेमवर्क। ESG स्टैंड फॉर E एनवायरमेंट, S सोशल और G गवर्नेंस। और लास्ट काम इस बंदे का है परफॉर्मिंग, यानी प्लानिंग करना, परफॉर्म करना और उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रिपोर्ट देना। प्लानिंग करना, कौन कौन से मसले चल रहे हैं, परफॉर्म करना, फिर उस मसलों का क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है, और रिपोर्ट करना। उस रिपोर्ट के अंदर लिखना कि शेयर होल्डर पढ़ ले कि हम इस बिजनेस के अंदर क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो भाई साहब का क्या काम है? प्रोफेशनल आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, फॉर प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस संगीत। तो 5 बातें होगी टोटल। पहली बात, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल रिस्क। बस ये पूरा है। आगे तो वो लिखा हो ना को उसको इस काबिल बनाता है कि वो असेस कर सके एनवायरमेंटल चेंज। दूसरा, पहले टू एंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड प्ले अ की रोल इन सस्टेनेबिलिटी। पहले ये देखना कि रिपोर्टिंग ठीक हो रही है और फिर रिपोर्टिंग करवाने में हेल्प भी करना।
फिर कैपिटल एलोकेशन, ग्रीन बॉन्ड्स या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड लॉन्स से क्या करते हैं, दैट रिड्यूस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। उसके बाद दे कंट्रीब्यूट टू SASB फ्रेमवर्क एंड इंप्लीमेंट ESG फ्रेमवर्क। एंड लास्ट, प्रोफेशनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क डिस्क्लोजर्स। ठीक होगी बात। ये प्रोफेशनल के ये कई दफा 7 सवालों में से 4 सवाल इसके ऊपर पूछेंगे। अगर इसकी छोटी सी हम बात करते हैं, इसके एक सवाल की तरफ चलते हैं, फिर अगला पढ़ते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मिस्टर अली हैज रिसेंटली ज्वाइंड एज अ CFO। मिस्टर अली अभी अभी वो CFO बना है ऑफ अ कंपनी दैट primarily relies on coal based power of its operation। यहां से कुछ मिल रहा है आपको, coal based power for its operations। coal based है तो environmental issue तो हो सकते हैं। The company has been facing significant criticism from a stakeholder due to its negative environmental impact। बार बार हमें स्टेक होल्डर कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं, कल को फैक्ट्री बंद हो सकती है। उसके बाद वो कहता है द मैनेजमेंट हैज आस्क्ड मिस्टर अली टू असेस द सिचुएशन एंड प्रपोज हिज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द कंपनी इनटू सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। कहता है पहले तो उसका रोल क्या है कि असेस करे सिचुएशन को, मिस्टर अली को बताया जा रहा है, और कहे कि हम क्या करें कि हम सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस में आ जाए। रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई and explain any 2 roles that Mr. Ali can perform as a finance professional to help the company for adopting sustainability business practices। क्या रोल है कि वो सस्टेनेबिलिटी बिजनेस प्रैक्टिस में आ जाए, आइडेंटिफाई भी करना है उसका रोल और फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना। सबसे पहले तो एक तो उसका रोल होगा ना कि वो कहेगा कि क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर एक्यूरेट दे, वो दूसरा जो रोल है, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करे और उसमें उसका अपना परफॉर्म करे। फिर वो इंप्लीमेंट करे अपनी कंपनी के ऊपर ESG फ्रेमवर्क, वो भी एक रोल है ना उसका। फिर वो प्लानिंग, परफॉर्मिंग और रिपोर्टिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। आप पांचों के पांचों रोल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वो जो कैपिटल एलोकेशन वाला है ना, उसका जिक्र ना करना, क्योंकि वो इस सिचुएशन में नहीं बैठ रहा। अगर आप इसका जवाब जो आई कैप ने लिखा है यहां पर देखें, मिस्टर अली कैन परफॉर्म 2 रोल्स। एक, रोल्स इन सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Mr. Ali can ensure accurate reporting of the environment risk, sustainability cost incurred by the company. He can assist improving the climate related disclosure and aligning with, आगे तो फर्दर वो ऐसी बातें हैं, मेन यही बात है पहली लाइन। फिर he can implement well recognized sustainability framework, और वो कौन सा है, ESG, to evaluate whether company is meeting industry specific sustainability key performance indicator are। अभी क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है ना, तो ये जो लफ्ज है जैसे यहाँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI है, ये खुद ब खुद हमारे सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद एक सवाल और देखते हैं, फिर वो देखते चलते हैं। मिस आयशा CFO ऑफ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे सी बात है, CFO 99% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, 99%। 1% ऐसे होते हैं कि कोई मालिक की बेटी बन जाती है, उसने ACCA किया होता है या MBA किया होता है, तो वो हो जाता है, या कोई इस तरह से बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वाले लोग आ जाएं, वरना 99% CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं। कहते हैं नोटिस दैट न्यू इन्वेस्टमेंट। अब सवाल को समझना है और आपने इसका ना जवाब मुझे बताना है कि सवाल क्या है। जवाब जैसे मर्जी लिख ले। CA के अंदर 3 पेपर के अंदर फेलियर की रीजन मैं बता सकता हूं। ऑडिट, आप लोग वो जवाब नहीं लिखते हो जो उसने पूछा होता है, ये नहीं कि आप गलत लिखते हो, आपको जो सवाल लगता होता है उसके मुताबिक ठीक होता है, लेकिन वो उसने पूछा नहीं होता। मतलब सवाल की अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है। उसका डेमो मैं भी आपको दिखाने लगा।
कि आप में से मैं सवाल पूछूंगा कि सवाल क्या है, 4 लोग बताएंगे, चारों डिफरेंट बताएंगे। मिस ऐशा सीएफओ है ऑफ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नोटिस दैट a new investment project could potentially increase the frequency of droughts in the region। droughts का तो पता है ना क्या है, मतलब पानी खत्म कर देना, पानी कम कर देना, खुश्क साली ले आना। ऐशा कह रही है उसने देखा कि जो नया प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स इन द रीजन वेयर द कंपनी ऑपरेट्स, जहां कंपनी जाएगी वहां पानी कम होने का खतरा है। उसने ये नोटिस किया जहां हम नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। She raises her concern in the recent board meeting about the potential water scarcity risk associated with this proposed investment project। उसने कहा वहां पर अगर हम करेंगे तो कल को कोई ना कोई मसला आ जाएगा, पानी वहां पर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा वहां पर, और पानी खत्म हो गया तो हमारे ऊपर केस होना शुरू हो जाएंगे कि भाई इस फैक्ट्री की वजह से पानी कम हो गया। Identify and explain role of Miss Asha in performing in company proposed remedial measures to mitigate the water scarcity in the region। पहला तो उसके 2 रोल हम जो उसने परफॉर्म करने हैं कि कंपनी के अंदर उसका क्या रोल होगा। नंबर 2, वो पानी की स्कैर्सिटी को मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो क्या चीजें इस्तेमाल करेगी। याद रखें पानी के बारे में ना 2-3 तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी पानी की स्कैर्सिटी का इश्यू आए ना और आपने वहां अपना बिजनेस करना हो या कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने ये कहना है कि हम पानी को रिसाइकलिंग करेंगे। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि एक ही तरह का पानी बार बार यूज करेंगे, उसको साफ करके, या जैसे अक्सर ये खवातीन, पता नहीं ये खवातीन कपड़े धोती भी है या नहीं, कि वो होता है कि वो एक टब में पानी के अंदर सर्फ डाल के ना और पहले उसमें साफ कपड़े धोती हैं, फिर वो एक गंदा सर्फ पड़ा होता है उसमें भी उसको डाल देती हैं। मतलब एक ही सर्फ यूज किया हुआ वो 2-3 कपड़ों में इस्तेमाल हो जाता है। इसे कहते हैं रिसाइकल, बार बार एक ही चीज इस्तेमाल कर लेना। मतलब उन्होंने पानी इस्तेमाल किया, उसको केमिकल या कोई साफ सुथरा करके दोबारा उसको दोबारा रीयूज के काबिल बना दिया। रिसाइकल का वर्ड का मतलब ये होता है पानी रिसाइकल करो, उसको बार बार यूज करो, इस्तेमाल किया वो पानी कोशिश करो कि वो आपके काबिल इस्तेमाल बन जाए। नंबर 1। नंबर 2 आपने लिखना है कि आपने अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने हैं। ये कोई भी किसी भी स्कैर्सिटी का मसला है, अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढें। जैसे बारिशों का पानी सेव करें, अगर कभी अल्लाह ना करे कोई फ्लड टाइप चीजें आ जाती तो उसका पानी को सेव करने की कोशिश करें, कि पानी के अल्टरनेटिव रिसोर्सेज तलाश करें। ये मैं क्या बता रहा हूं बोला, रेमिडियल। फिर कुछ ऐसे पानी को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो एफिशिएंट हो, पानी का वेस्टेज कम से कम हो। जैसे आप लोग नहाने जाते हो, ऊपर नलका खोल दिया, बस आधा घंटा वैसे पीछे बैठे रहे, वो तो पानी सारा जाया हो जा रहा है। या आपने टब भर गया, पानी चलाकर बैठे हो, पानी गिरता जा रहा है, आप सोची जा रहे हो कि आज सुबह 8 बजे क्लास लेनी है या नहीं लेनी। और सर्दियों में तो ये और ज्यादा मसला होता है। ज्यादातर जब हम ब्रश करते हैं, मैंने एक चाइना के दोस्त, यानी आप लोगों को ना कोई ऑडिट के दौरान कोई प्रोजेक्ट मिला ना जिसमें चाइना की कंपनीज इन्वॉल्व हो, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब वो क्या करते हैं, फिर उन्होंने बताया भी सही कि जो वो ब्रश करते हैं ना, एक छोटी सी कोली होती है, उसके अंदर आधी कोली पानी डालकर, बिल्कुल ऐसी छोटी सी होती है, और उसके अंदर ना उन्होंने एक कुली करनी होती है, वो जो ब्रश है उसके अंदर ही साफ करना है, दाल साफ करके फिर उसके अंदर साफ करके उसी पानी से कुली करके उनका ब्रश हो गया। और हम टूटी छोड़ के गड़ड़ 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 गड़ड़, वो पता नहीं कितनी देर वो पानी भी चलता रहता है, सारे का सारा बेड़ा गर्क हो जाता है पानी का। मतलब हम पता नहीं दांतों को, वो जो दांत है वही है, उसमें अंदर से कोई कलर निकालना चाह रहे होते हैं। तो ये क्या चीज है, ये सारे वेस्ट करने के तरीके हैं। इन वेस्ट करने के तरीकों को खत्म करना, तो ये रेमेडीज है। ये तो हो गया ना रेमेडीज। अगर सवाल ये आ जाता है कि उसका रोल क्या है कंपनी के अंदर, वो क्या कहे कंपनी वालों को, या कंपनी में क्या करे, उसका क्या रोल होगा, वो प्रोफेशनल वाले रोल में से कोई रोल लिखने हैं। कौन सा रोल लिखोगे? एक तो एनवायरमेंटल आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क, क्योंकि ये एनवायरमेंट में आएगा, पानी की स्कैर्सिटी, और
कि वहां पर जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं उसके सारे डिस्क्लोजर देखें, सारे डिस्क्लोजर दें कि जिसकी वजह से कोई रिस्क हो सकता है, ताकि सारे स्टेक होल्डर को पता हो कि ये रिस्क आइडेंटिफाई हो गया और इसको ये रेमेडीज हमने कर ली है। इस सवाल का जवाब भी देख ले। CFO Aisha identified the environmental risk related to its environment project which could impact the existing operation and profitability of the company as well as operation of its पहली बात वो कह, अच्छा इस सवाल का जवाब जो जवाब है ना सिर्फ ये समझाना है। उसने क्या लिखा हुआ है, Aisha has identified the environmental risk related to its new investment project which could impact the existing operation and profitability of the project as well as operation of its new project। सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है मानू। इसमें रोल बताया गया है, क्या बताया आप जरा देखें। मिस आयशा ने ये करना है कि वो एनवायरमेंटल रिस्क आइडेंटिफाई करे जो कि बिजनेस के ऑपरेशन को या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं और नए आने वाले प्रोजेक्ट को भी और एग्जिस्टिंग। ये मिस आयशा का रोल है कंपनी के अंदर। एक तो होता है ना रिपोर्ट के अंदर रोल, उसके अंदर तो वो कहता है जी उसने डिस्क्लोजर भी देने हैं, एक्यूरेट रिपोर्टिंग भी करनी है, प्लानिंग परफॉर्मिंग ESG फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है, वो है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको एक सस्टेनेबिलिटी ऑडिटर रख दिया गया है। आपका क्या काम होगा कि आपने एनवायरमेंटल रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस के ऑपरेशन अफेक्ट हो सकते हैं। अब ये पढ़े क्या लिखा हुआ है, एज अ CFO Aisha has identified the environmental risk यहां पर such as water scarcity related to its new investment project which could impact the existing operation and profitability as well as operation of its new project। और नीचे तो address the water scarcity can propose following measures। ये फिर उसको ना वो propose भी कर रही है कि ये कर ले। पहला, implement water saving methodology to reduce water usage, invest in water efficient system for better management of this natural resource, explore alternative water resource such as rainwater और water। ये तो कोई भी सोर्स है ना जो कम हो रहा है उसमें एक साथ रिसाइकलिंग और अल्टरनेटिव सोर्स, ये तो हर जगह लिखते ही लिखते। 4 लिखने आते हैं, 2 बंदा खुद से भी कोई और लिख सकता है। अच्छा इसके जो आपको मैंने सवाल कितने दिए थे करने के लिए, 5 अच्छा चले, आपने एक काम करना है कि जो लोग नए लोग हैं, अगर सस्टेनेबिलिटी आसान सा टॉपिक है ये आपने कल कर लेना है। इसके 2 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वैसे ये लेक्चर भी मैंने अपलोड कर देना है, तो ये 3 लेक्चर्स आपके पास टोटल हो जाएंगे और तीनों में ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। इसके 7 सवाल भी हमने कर लिए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कल आसान सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो आप लोगों ने पहले भी सीखा भी हुआ है, आपको आता भी है, स्टेक होल्डर्स। सोल्यूशन किधर है दिमाग में, आई कैप की किताब क्या है, आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन, आपको मिल जाएंगे।